नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह पर्यावरण एक परिचय का 5वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे मृदा का पार्ट 1। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आपको चैप्टर और यह पार्ट 1 है क्योंकि मृदा के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 2 में ठीक है आपके एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो इसमें हम मृदा के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, मृदा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ बताया गया कि यह सभी जितने भी प्रकार के वनडे एग्जाम हैं, टेट, सी टेट, केवीएस और सुपर टेट, वह सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जानते हैं मृदा के बारे में। मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है कार्बनिक। तो मैंने आपको बताया था कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था पोषण में। ठीक है, आप पिछले क्लास में देखेंगे तो पोषण पढ़ाया तो नहीं गया लेकिन चर्चा किया गया कि तो पोषण में 6 प्रकार के पोषण होते हैं, जिनमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जल है और खनिज लवण जो हैं, ठीक है, जल और खनिज लवण में किसी प्रकार के अन्य प्रकार के, ठीक है, जो कार्बन होते हैं वो कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो किसमें आते हैं? आपके अकार्बनिक में। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है CH होता है, और यह C किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। तो वह सभी पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे जल, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पर कहीं पर भी आपको कार्बन की मात्रा नहीं दिख रही होगी। खनिज में किसी भी खनिज को ले लीजिए, जैसे Fe क्या है? इसमें पूर्ण रूप से लोहा है। Al क्या है? पूर्ण रूप से एल्युमिनियम। इसमें कहीं कार्बन की मात्रा नहीं है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अकार्बनिक कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीज़ें पाई जाती है या तो कार्बनिक रूप में या तो अकार्बनिक रूप में, और उन्हीं से क्या होता है? मृदा बनती है। अब यहाँ पे कि मृदा की ऊपरी सतह, जैसे आपने देखा होगा कि मृदा की ऊपरी सतह क्या होती है? भुरभुरी मिट्टी होती है, बारीक होती है। लेकिन जैसे थोड़ा सा इसके अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी कड़ी परत प्राप्त होती है, जिसे शैल या चट्टान कहते हैं। तो वही कहा गया है कि मिट्टी हटाने प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान या शैल कहते हैं। अब यहाँ पे कि मृदा विज्ञान का अध्ययन कई बार पूछा गया है कि मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा का अध्ययन या मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को जो है वह विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे किसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2002 में जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ है उसके द्वारा मृदा दिवस मनाए जाने की सिफारिश की गई। और इस सिफारिश को कब? ठीक है, 20 दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र के 68वें महासभा में इसकी घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाएगा। तो यह घोषणा मतलब कि इसकी सिफारिश कब की गई थी? 2002 में। और मनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो 20 दिसंबर, मतलब घोषणा किया गया 2013 में और मनाए जाने की शुरुआत होती है 2014 में। और 2022 में जो मृदा दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। ठीक है, इसको याद रखिए कि करेंट अफेयर्स की दृष्टि से कि मृदा जहाँ पे भोजन शुरू होता है, यह 2022 का थीम है। अब आगे बढ़ते हैं भारत में मृदा के प्रकार। तो यहाँ पर भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो इसके अनुसार ठीक है भारत में मृदा जो होते हैं वो कुल 8 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पिटमय या जैव मृदा और वन मृदा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारत में ठीक है ICAR के द्वारा ठीक है मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कुल 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इन्हीं 8 को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, अब आगे है कि 1953 में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और एक चीज़ आपको बता दूं कि 1953 में ही ICAR के द्वारा, ठीक है, ICAR के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो भारत में मृदा के कुल कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा 1953 में। और 1953 में क्या किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ICAR के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे कि सर्वप्रथम 1879 में डोक साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण करते हुए, जैसे 1879 में जो था, इन्होंने बस बेसिक तौर पे कहा था कि मिट्टी सामान्य और असामान्य है। ठीक है, मिट्टी केवल 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य मिट्टियाँ जिनमें
खेती की जा सकती है, और एक असामान्य मिट्टियाँ जिसमें खेती नहीं होती है। आगे चलकर स्थूल अवस्था में, ठीक है, मतलब कि 1953 से पहले भारत में जो मृदा का वर्गीकरण फिर चला कितने प्रकार से किया गया, 5 प्रकार से, और वर्तमान समय में कितने प्रकार से, 8। तो आप अन्य किसी को याद ना करिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि भारत में मृदा के कुल कितने प्रकार में बांटा गया है, तो कुल 8 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1953 में। और मृदा को 8 प्रकार में वर्गीकृत किसने किया था, तो ICAR के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। अब यहाँ पे कि जैसे बताया गया था जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वह दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। और दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए जो जल होते हैं उनमें क्या होता है कि मिट्टियाँ घुली होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं मिट्टियों से दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे जितने क्षेत्र, जैसे कि आप पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यह किसके द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित है। और जो आपका तटवर्ती मैदान है, भारत का जो तटवर्ती मैदान है, ये भी किससे निर्मित है, क्योंकि यहाँ पे भी तो नदियों द्वारा मिट्टियों को लाया जा रहा है इन दोनों क्षेत्रों में। तो पूरा तटवर्ती मैदान भी किससे निर्मित है, जलोढ़ मिट्टियों से। और यह पूरा उत्तर भारत का मैदान किससे निर्मित है, जलोढ़ मिट्टियों से। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 43.4% भाग है, ठीक है। 43.4% भाग पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जैसे मैंने बताया कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण से होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे कि आप उत्तर भारत में रहते होंगे, ठीक है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, यूरिया में, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में लोग बाग डाई, पोटास, यूरिया जो छिड़कते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, यूरिया की मात्रा होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यूरिया का अधिक मात्रा में छिड़काव होता है। अब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का कुछ फिगर दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी बेसिक तौर पे इसी प्रकार से बनते हैं कि नदियों द्वारा बाढ़ आता है और वहाँ पे जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। आगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही भारत के उत्तर का मैदान, जो गंगा सिंध का मैदान है, ब्रह्मपुत्र, जैसे कि आपको मैंने बताया पूरे उत्तर भारत का जो मैदान है वह किससे बना है, जलोढ़ मिट्टियों से। उसके साथ साथ जो आपके तटवर्ती मैदान है वह किससे बने, आपके जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है गेहूँ की फसल के लिए उपयोगी, जैसे उत्तर भारत में या आपने पंजाब में देखा होगा तो यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता है, गेहूँ होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और यह गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की भी खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई और चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि दोमट मिट्टी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या पाया था, दोमट मिट्टी, तो इसमें आप बालू भी देखेंगे प्लस चिकनी मिट्टी के निर्माण से क्या बनता है, आपका जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक है। बालू और चिकनी मिट्टी से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। और यह क्या होता है, हल्के भूरे या धूसर रंग का होता है। दूसरा मतलब जो मटमैला होता है, ठीक है, तो हल्के भूरे रंग का होता है। तो ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। अगला है आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में जो दूसरी मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है। इसका दूसरा स्थान है। भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी जो पाई जाती है काली मिट्टी है। और इसके मतलब कि यहाँ पे अगर कहा जाए तो इसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे, महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में इसमें खेती के लिए किया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। जैसे आपने पता है कि पूरा जो आगे कोई क्लास में हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो आपने पता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और लावा जब बहता है और वो जब शांत होता है, जैसे आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, या सबसे सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जब आप आग जलाते हैं और आग जब ठंडा होता है तो आग में जो जली हुई चीज़ें होती है वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती हैं, ठीक है। आग में जो जली हुई चीज़ें रहती हैं कैसी हो जाती हैं, काली। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसमें क्या होता है, आग ही आग होता है। और आग जब शांत होगा तो यह कैसे रंग का हो जाएगा, काली। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण बैसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में मतलब यहाँ पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, स्वतः कृष्य मिट्टी। दूसरा कि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है, तो काली मिट्टी की, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका है कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, काली मिट्टी की। तीसरा कि सबसे कम पानी की आवश्यकता किस मिट्टी को होती है, तो काली मिट्टी की। और सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किसकी होगी, बलुई मिट्टी की। सबसे कम पानी की आवश्यकता किसकी होगी, काली मिट्टी की।
और इसे जैसे दक्षिण भारत में रेगून या रेगून के नाम से जाना जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली का नाम दिया गया, वहीं उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। तो स्वतः कृषि मिट्टी का है या साली का है या रेगून का है या केवाल का है, ठीक है, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? काली मिट्टी के हैं। और काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है या कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे कम पानी की आवश्यकता किस मिट्टी की होती है? काली मिट्टी की। और सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है? काली मिट्टी की। और इसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है काली मिट्टी के बारे में कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। किसमें? क्योंकि इसमें लोहे, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे, जैसे मैंने कहा था ना कि काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? चूना और लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगला है कि काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी अधिक नहीं होती, मतलब पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और जल धारण क्षमता इसकी अधिक है। तो धान की खेती के लिए क्या होता है कि पानी की आवश्यकता अधिक होती है धान की खेती के लिए, ठीक। तो यह धान की खेती के लिए भी क्या होता है? उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें मसूर, चना की भी खेती की जाती है। आगे लाल मिट्टी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में तीसरा सबसे अधिक मिट्टी कौन सा पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल विस्तृत है 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से क्या हुआ है? लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ इसमें, ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछे कि लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अगर क्षेत्र की बेसिक तौर पे बात किया जाए तो बेसिक तौर पे दक्षिण भारत में। और राज्य का नाम ले ले तो तमिलनाडु सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लोहे की अधिकता भी पाई जाती है, ठीक है, इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो ये रहा लाल मिट्टी के बारे में। अगला है कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी, जैसे मैंने कहा ना कि लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता, इसके लाल होने का कारण क्या है? तो क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको लाल, इसकी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है, जैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर भी इसमें जैसे मोटे अनाज जैसे हो गए आपके ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का, या बेसिक तौर पे कह सकते हैं जितनी जो दलहनी फसलों टाइप हैं, इस प्रकार के अनाजों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा लाल मिट्टी के बारे में। अगला है आपका पीली मिट्टी, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं इसका रंग पीला है। तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पीली मिट्टी पाई जाती है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, साथ ही उस मिट्टी में अधिक वर्षा हो तो वर्षा के कारण मिट्टी लाल मिट्टी रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। तो आप देख पाओगे अगर पीली मिट्टी के बारे में कहा जाए तो भारत के जिन जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसे कि केरल में, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, केरल के पश्चिमी तट पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने का जो मृदा में रासायनिक ऊपरी तत्व, मतलब कि जब वर्षा होता है तो वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह क्या होती है? बह जाती है। और जो आपके रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो मृदा की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ का रंग क्या होता है? इस मिट्टी का रंग क्या होता है? पीला। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप अपने घरों में, ठीक है, आप अपने घरों में या कहीं खेतों में क्या करते हैं? मृदा की खुदाई करते हैं। तो मृदा की खुदाई जब आप करते हैं, ठीक है, तो जब थोड़े से आप नीचे खुदाई करते हैं तो उसके बाद आपको मृदा कैसा रंग दिखाई देता है? पीला, ठीक है। और इसका पीला कारण क्या है? क्योंकि जो आपके मिनरल्स पाए जा, जो खनिज पाए जा रहे हैं वह केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, न कि निचली सतह पे। तो यहाँ पे वही शिकार है कि जब अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा होती है तो इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो बह जाती है, और जो आपके खनिज पाए जाते हैं ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का रंग क्या होता है? पीला। और भारत में सबसे अधिक पीला मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो जिन जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत हो गया, और ये आपका पश्चिमी घाट का पूर्वी तट हो गया, और केरल का मालाबार तट हो गया, ठीक है। अगला है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है सबसे। जैसे पहला मैंने आपको बताया दोमट, दूसरा है काली, तीसरा आपको बताया गया कि ये आपका लाल मृदा है, और चौथा जो है आपका लेटराइट मृदा है, ठीक है। चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से लेटराइट मृदा स्थान रखता है।
तो यह मिट्टी भारत में जो होता है कि 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लेटराइट मृदा में जो होती है लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जिन जिन क्षेत्रों में पीली मिट्टी पाई जाती है उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मृदा भी पाई जाती है। बस अंतर इतना है कि आपने सुना होगा वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो जिन क्षेत्रों में अधिक मतलब ये पर्वत हो गया, तो एक होता है पर्वत का सम्मुख ढाल, जैसे मानसून आता है और पर्वत के सम्मुख ढाल से टकराकर यहाँ पे खूब वर्षा करता है, तो यहाँ पे जहाँ पे वर्षा होती है यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? पीली मृदा पाई जाती है। और इसी के जस्ट अपोजिट जब इससे टकराकर मानसून ऊपर की ओर चढ़ता है और जब इधर आता है तो यहाँ पर इसके पास मानसून के लिए मतलब नमी नहीं रह जाती है, तो इन क्षेत्रों में केवल हवाएं चलती हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है, तो इसे हम पर्वत का सम्मुख ढाल कहते हैं जहाँ पे वर्षा होता है। और जहाँ पे वर्षा नहीं होता उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? लेटराइट मृदा पाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे महाराष्ट्र में 2 शहर हैं, एक का नाम मुंबई है और एक का नाम पुणे है। तो मुंबई जो है पर्वत के सम्मुख ढाल पर स्थित है जिसके कारण ठीक ठाक यहाँ वर्षा होती है। अब पुणे जो है पर्वत के विमुख ढाल यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो मुंबई वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र पाए जाएंगे हल्का फुल्का, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पीली मिट्टी। और जो आपके पुणे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर हल्की फुल्की मैदानी क्षेत्र होगा तो वहाँ पे कौन सा मृदा पाया जाएगा? लेटराइट मृदा। ठीक है, तो अंतर बस इतना है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होती है और दोनों क्षेत्र एक दूसरे से लगभग क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे लेटराइट और मृदा में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो होता है कि वर्षा अधिक मात्रा में नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो होता है कि खेती भी कम मात्रा में होगी, तो यह भी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि आप केरल में जाएंगे, केरल में, तो केरल में क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती वहीं पर क्या होता है? मसालों की खेती होती है। तो लेटराइट मृदा किसके लिए? मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए, कहवा के लिए, चाय के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा जो होता है वह कॉफ़ी, ठीक है, मसाला, चाय, कहवा के लिए उपयोगी होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि लेटराइट मृदा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। अगला यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो लेटराइट मृदा है भारत के असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। और केरल में जो पाया जाता है जिन क्षेत्रों में मतलब केरल के एक क्षेत्र में वर्षा होता है और दूसरे क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो मैंने जैसे कहा ना कि असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य, ठीक है, केरल राज्य में लेटराइट मृदा भी पाई जाती है और पीली मिट्टी भी पाई जाती है। अंतर बस इतना है कि पीली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और लेटराइट मृदा वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है। अब यहाँ पे कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, तो आप देख पा रहे हो इन सभी क्षेत्रों में क्या है? पहाड़ पाए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें काजू, मसालों की खेती, चाय और कहवा की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। तो मतलब ये आपके रहे पहला पार्ट जिसमें हमने मृदा के 4 से 5 प्रकार को देखे। दूसरे पार्ट में ठीक है बाकी अन्य प्रकार को देखेंगे। ये आपका मृदा के जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 8 प्रकार हैं, तो 8 प्रकार में से हमने मृदा के कुल 5 प्रकार को देख रखा है। ठीक है, और बाकी 3 प्रकार और एनसीईआरटी बेस के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।